बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब माँ ने जबरदस्ती मेरी शादी एक बुढ़े से तय की तो मैंने खुद को पागल जाहिर करके उस रिश्ते को तोड़ दिया। मगर उस फैसले की मुझे एक भयानक कीमत चुकानी पड़ी। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, चचा के बेटे ने दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने चीख चीख कर सबको सच बताया, मगर सबने मुझे पागल करार देकर खामोश कर दिया। अब मैंने फैसला कर लिया कि अगर सबको लगता है कि मैं पागल हूं तो मैं उन्हें पागल बनकर दिखाऊंगी। एक रात जब घर में सब सो रहे थे, मैंने वो सब कर डाला जिसका सोचकर भी किसी के रोंगटे खड़े हो जाए। अगर मैं पागल ना बनती तो शायद आज मैं जिंदा भी ना होती, मगर मैंने जो बोया वही काट रही हूं। मेरा नाम महरीन है। मैं एक मुतवसत घराने में पैदा हुई, जहां बेटियों के नसीब का फैसला मां के आंसू और बाप की गैरत करती थी। मेरे वालिद बचपन में ही दुनिया से रुखसत हो गए और मां ने मुझे दुनिया की तलखियों से बचाने के लिए सख्ती का लिबादा ओढ़ लिया। मां के नजदीक एक ही हकीकत थी कि बेटियां जितनी जल्दी अपने असल घर की हो जाएं उतना ही बेहतर है, मगर मैं इन सब के खिलाफ थी। मैं ख्वाबों की दुनिया में जीना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, मगर मेरे घर में किताबों से ज्यादा जहेज का जिक्र होता था। फिर एक दिन मेरी मां ने मेरी शादी एक बुढ़े से तय कर दी। मैंने एहतजाज किया, रोई, मगर किसी ने मेरी नहीं सुनी। तब मैंने खुद को पागल साबित करने का फैसला किया, मगर यह फैसला मेरी जिंदगी की सबसे भयानक गलती बन गया। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि मेरे इस झूठ का मुझे कितना भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मां ने मेरी शादी जिस बुढ़े से तय की थी वो कोई और नहीं बल्कि हमारे मोहल्ले का हाजी मंजूर था, जो पैसों से तो भरा हुआ था मगर अखलाक से बिल्कुल खाली था। उसकी उम्र 55 के करीब थी, जबकि मैं भी सिर्फ 19 साल की थी। लोग कहते थे कि हाजी मंजूर ने 4 शादियां की, मगर कोई भी बीवी ज्यादा अरसे उसके साथ नहीं रह सकी। किसी की मौत की खबर आई तो किसी को छोड़ दिया गया और कुछ तो खुद ही भाग गई। मगर यह सब सुनने के बावजूद मां को हाजी मंजूर की दौलत नजर आ रही थी, मेरे ख्वाब और मेरे अरमान नहीं, जो मैं अपने दिल में बसाए बैठी थी, एक खूबसूरत ख्वाब की तरह। यह सब यूं हुआ कि दिन ब दिन हमारी माली हालत मजीद खराब होती जा रही थी। भाई तो पहले ही अपनी बीवियों को लेकर अलग हो चुके थे और मां सिलाई कढ़ाई करके बमुश्किल गुजारा कर रही थी। तभी मोहल्ले की एक औरत खाला शमीम मां के पास आई और बोली, मेरे पास एक बहुत अच्छे और खाते पीते घर का रिश्ता है। हाजी साहब दौलतमंद हैं, तुम्हारी बेटी उस हवेली में जाकर राज करेगी। खुद तो इस गुर्बत भरी जिंदगी में जी रही हो, मगर अपनी बेटी के लिए तो कुछ अच्छा सोचो। अम्मा जो पहले ही गुर्बत की सताई हुई थी सोच में पड़ गई तो खाला शमीम धीरे से बोली, अगर तुम कहो तो मैं बात चलाऊं। मां ने पहले तो हाजी मंजूर के बारे में जानकर इनकार कर दिया, मगर फिर जब हाजी मंजूर ने शादी के बदले 20 लाख की पेशकश की और एक फ्लैट देने का वादा भी किया तो मां के चेहरे के रंग बदलने लगे। उनका इनकार इकरार में बदल गया। वो मुझे अपने पास बिठाकर शफकत भरे लहजे में बोली, महरीन बेटा, तुम तो जानती हो जो भी करना है मुझे अकेली जान को ही करना है। मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी हाजी मंजूर से कर दूं। हाजी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, तुम्हें कोई कमी नहीं होने देंगे, और वैसे भी बेटियों की किस्मत बनाने का मौका बार बार नहीं मिलता। उनकी इतनी बड़ी हवेली है और पैसे की तो खूब रेल पेल है। तुम्हें वहां पर किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, तुम वहां ऐश करोगी ऐश। अम्मा की ये बात सुनकर मैं साकत रह गई। मैंने अम्मा की आंखों में वही चमक देखी जो किसी भूखे को खाने की प्लेट देखकर आती है। मैंने इनकार किया, रोई, इल्तिजा की, मगर मेरी किसी ने ना सुनी। मां ने रिश्ता कबूल कर लिया। उनके नजदीक मेरी मर्जी की कोई अहमियत न थी, मगर मैं जानती थी कि अगर मैंने ये शादी की तो मेरी जिंदगी एक कैद बन जाएगी। मुझे कुछ ऐसा करना था जो मुझे इस जबरदस्ती से बचा सके, क्योंकि मैं यूं अपने ख्वाबों को नहीं रौंद सकती थी। तो अब मेरे दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आया, पागल बनने का। मुझे नहीं मालूम था कि यह फैसला मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक मोड़ साबित होगा। मां ने जैसे ही हाजी मंजूर के लिए रिश्ते की हाँ की, मेरे लिए एक नई अजियत का दरवाजा खुल गया। दिन रात में इन्हीं सोचों में गुम रहती कि आखिर इस शादी को कैसे रोका जाए। मैं उस बुढ़े हाजी मंजूर से शादी नहीं करना चाहती थी। शादी की तारीख तय हो चुकी थी और पूरा घर इस खुशखबरी में मसरूफ था। मैं किसी पिंजरे में कैद परिंदे की तरह तड़प रही थी, मगर दौलत की हवस में किसी को मेरी तड़प नजर नहीं आ रही थी। मेरी आवाज सुनने वाला कोई न था। मेहंदी की रात आई तो मोहल्ले भर की औरतें इकट्ठी हो गई। मेरी सहेलियां भी थी, मगर उनकी आंखों में मेरे लिए अफसोस के बजाय मुस्कुराहट थी। सब यही समझ रही थी कि मैं एक अमीर आदमी के घर जा रही हूं तो बहुत खुशनसीब हूं, मगर वो दौलत जो दूसरों के लिए खुशनसीबी की अलामत थी, मेरे लिए एक पिंजरा था
जहां मैं आज़ादी से सांस भी नहीं ले सकती थी। खाला शमीम ने मेरे हाथों पर मेहंदी लगाते हुए मेरे कान में सरगोशी की। देखो महरीन, हाजी साहब दिल के बहुत अच्छे हैं, बस जरा मिजाज के सख्त है। तू बस बर्दाश्त करना सीख ले, जिंदगी मजे में गुजरेगी। मैंने दिल ही दिल में क्या कहा लगाया। वो सब जानती थी कि मैं अपनी खुशी से शादी नहीं कर रही, मगर किसी को कोई परवाह नहीं थी। मेहंदी के रंग के नीचे मेरे आंसू जज्ब हो रहे थे, मगर मैं जानती थी कि मेरे आंसुओं की कोई कीमत नहीं। बारात का दिन आया तो घर में हलचल मच गई। हर तरफ आवाजें गूंजने लगी। बारात आ गई, मेरा दिल एकदम मुट्ठी में आ गया। बाहर शादी की शहनाइयां बज रही थी, जबकि मेरे अंदर एक तूफान उमड़ रहा था। हाजी मंजूर की बारात किसी नौजवान दूल्हे की तरह आई, मगर वो खुद सफेद दाढ़ी में हुक्का पीते हुए आया था। उसके दोस्त मजाक कर रहे थे, हाजी साहब अब तो हज के बाद भी नई जिंदगी शुरू हो रही है। वैसे खुशकिस्मत हैं आप, जो इस उम्र में भी इतनी खूबसूरत और नौजवान बीवी मिल रही है। तो हाजी मंजूर अपने चेहरे पर मक्कार सी मुस्कुराहट लाते हुए बोला कि ये सब पैसे का खेल है, इसमें किस्मत का कोई अमल दखल नहीं। पैसा फेंको तो हर चीज आपके पैरों में आकर गिर जाती है। दूसरी तरफ मुझे तैयार किया जा रहा था। आईने के सामने बैठी मैं खुद को आईने में देखने से गुरेज कर रही थी, क्योंकि मैं कोई दुल्हन नहीं थी, बल्कि एक सौदे में बेची गई लड़की थी, जिसकी मुंह बोली कीमत हाजी मंजूर ने अदा की थी। और ये कीमत लेने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी माँ थी। ये ख्याल आते ही मेरे दिल में एक तीर सा चुभा और मेरी आंखों में आंसू आ गए। माँ, क्या तुम्हें बिल्कुल भी मेरी खुशियों की परवाह नहीं? क्या मैं तुम्हारे ऊपर बोझ हूं जो तुमने मुझे यूं उतार फेंका, एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया जिसके साथ मेरा कोई जोड़ ही नहीं? मैं पत्थर बनी अपनी जगह पर साकत थी। कोई खुशी, कोई शर्म की लाली मेरे चेहरे पर नहीं थी। काजी साहब आए, निकाह शुरू किया गया। निकाह के वक्त काजी ने 3 बार पूछा, महरीन बिन्ते अकरम, क्या आपको हाजी मंजूर वल्द गुलाम नबी से निकाह कबूल है? मेरा दिल चीख रहा था कि नहीं, मैं इस जहन्नुम में नहीं जाना चाहती, मैं इस जहन्नुम में नहीं जाना चाहती, मैं ये कबूल नहीं करूंगी। मगर मेरे होंठ सिले हुए थे। मैंने माँ की तरफ देखा, जिसकी आंखों में एक उम्मीद थी, जैसे मैं कहूंगी कि कबूल है, उसके बाद सब परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मेरी खामोशी पर सब चौंक गए। काजी ने दूसरी बार पूछा और फिर तीसरी बार, बेटी बोलो, निकाह हो रहा है। किसी ने मुझे कंधे से पकड़कर झंझोड़ा, बेटी बोलो, निकाह हो रहा है। तो एकदम मेरे हवास बहाल हुए। तब मैंने फैसला किया कि अगर मुझे पागल बनना है तो अभी नहीं, कुछ वक्त और चाहिए। मैंने अपनी आंखों में आए आंसू पहुंचे, होंठ कांपते हुए खोले और सर झुकाकर कहा, कबूल है। ये 2 लफ्ज मुझे अंदर तक हिला गए, क्योंकि इन 2 अल्फाज को अदा करने के बाद मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। और यूं मैं महरीन से एक जंजीरों में जकड़ी हुई बेबस लड़की बन गई, जो हाजी मंजूर के लिए पैसों से खरीदी गई एक रखेल थी। मगर मैंने तहैया कर लिया था कि मैं इस शादी को टूटने पर मजबूर कर दूंगी। जैसे माँ ने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर मेरी जिंदगी तबाह की, इसी तरह मैं पागलपन का मुजाहरा करके हाजी मंजूर से रिहाई हासिल कर लूंगी। रुखसती के वक्त माँ ने मुझे गले लगाया तो मैंने उसकी आंखों में खुशी देखी। एक लम्हे के लिए तो मुझे लगा जैसे माँ की खुशी बहुत फीकी और सिर्फ दिखावा है, मगर मेरे आंसू देखकर माँ ने जल्दी से मुंह फेर लिया। शायद वो मेरा दुख अच्छे से जानती थी, इसीलिए मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो जानती थी कि मैं रो नहीं रही, बल्कि अंदर ही अंदर मर रही हूं। जब मैं गाड़ी में बैठी तो मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ था, जैसे कि मैं किसी कैद खाने की तरफ जा रही हूं, जहां से वापसी मुश्किलें नहीं बल्कि नामुमकिन भी थी। हाजी मंजूर मेरे रूबरू बैठा था, खुश और मुतमईन। खुशी उसके चेहरे से नुमाया हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई जंग फतह करके आया हो। रास्ते में उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर मैंने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया। उसकी नजरें अजीब थी, जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक चीज हूं जिसे उसने खरीद लिया है। गाड़ी जैसे ही उसकी हवेली के अंदर दाखिल हुई, दरवाजे पर कुछ खवातीन हाथों में फूलों के थाल लिए बारात के लौट आने का इंतजार कर रही थी। बहू आई है, बहू आई है, बहू आई है के नारे लगे, मगर यह सब दिखावा था, धोखा था। जब मैं गाड़ी से नीचे उतरी तो एक औरत, जो शायद हाजी मंजूर की बहन थी, आगे बढ़ी और मेरी तरफ देखते हुए बोली, माशाअल्लाह, बहुत नेक नसीब है ये लड़की जो हाजी साहब के नसीब में आई है। उसकी ये बातें मेरे दिल पर किसी हथौड़े की तरह लग रही थी। अंदर दाखिल होते ही मुझे यह एहसास हुआ कि यह घर एक जेल से कम नहीं। पुराने तर्ज का बना हुआ भारी पर्दों और दीवारों पर लटकी हुई आयतों के फ्रेम्स के बीच मुझे घुटन महसूस होने लगी। वो सब कुछ संजीदा और मुर्दा सा लग रहा था, जैसे यहां खुशी का गुजर कभी हुआ ही ना हो। रात हो गई
तो मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। दिल तेजी से धड़क रहा था और जिस्म किसी अनजाने खौफ से लरज उठा। मुझे इस हवेली और उसके दरो दीवार से वहशत हो रही थी। वक्त ज़ाया किए बगैर मैंने दरवाजे की चटखनी लगाने की कोशिश की, मगर तभी बाहर से हाजी मंजूर की भारी आवाज आई। बीवी हो मेरी, दरवाजा बंद करने की कोई जरूरत नहीं। एक लम्हे के लिए तो जैसे मेरी सांसें रुकने लगी, जिस्म जिस्म बेजान होकर ठंडा पड़ने लगा और वो दरवाजा खोलकर अंदर आया। मैं दीवार के साथ लग गई। डर क्यों रही हो? तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें मुझ जैसा शौहर मिला है। जो चाहो मिलेगा, बस मेरे हिसाब से चलना होगा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने सोचा कि अगर मैंने आज हिम्मत ना की तो शायद कभी ना कर पाऊं। मैंने एक जोरदार चीख मारी और जमीन पर बैठकर बाल बखेर लिए। जोर जोर से रोने लगी। मुझे छोड़ो, मुझे ये शादी नहीं करनी, मैं मर जाऊंगी। हाजी मंसूर घबरा गया। वो हैरत से मेरी तरफ देखते हुए बोला, ये क्या हरकत है? मैंने खुद को बेड पर फेंक दिया, कपड़े फाड़ने की कोशिश की। जोर जोर से हंसने और चीखने लगी। दीवार पर हाथ मारना शुरू कर दिए, जैसे वाकई मेरा दिमागी तवाजुन बिगड़ चुका हो। हाजी मंजूर घबराते हुए मेरी तरफ देख रहा था, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो कि जिस लड़की को उसने खरीदा था वो उसके हाथ से निकल रही है। वो तल्ख लहजे में बोला, ये क्या तमाशा लगा रखा है? मैं हाजी मंजूर के करीब होते हुए बोली, मुझे छूना मत, मैं पागल हूं। ये कहते हुए मैंने बेड की चादर मुंह में भर ली, जैसे कोई जहनी मरीजा हो। हाजी मंजूर पीछे हट गया। शायद वो समझ चुका था कि मैं ठीक नहीं हूं। ये कैसी पागल लड़की है, इसकी अम्मा ने तो कुछ नहीं बताया था। वो बड़बड़ाते हुए कमरे से निकल गया। मैंने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर गिरी और जोर जोर से रोई। आज मैंने पहला वार किया था, लेकिन यह सिर्फ आगाज था। मैं जानती थी कि मुझे यहां से निकलने के लिए मजीद पागल बनने का नाटक करना होगा। वो रात जैसे तैसे गुजर गई, मगर मेरे अंदर का खौफ अभी भी कम नहीं हुआ था। मैं जानती थी कि यह चाल वक्ती थी। अगर मैंने इसे मुसलसल बरकरार ना रखा तो हाजी मंजूर जल्द ही शक करने लगेगा। इसीलिए अब मुझे सिर्फ पागल बनने का नाटक नहीं करना था, बल्कि खुद को ऐसा साबित करना था जिससे हवेली के सब लोगों को लगता कि मैं वाकई पागल हूं। सुबह नाश्ते पर हाजी मंजूर की बहन और हवेली की दीगर औरतें मेरे सामने बैठी थी। सबकी नजरें मुझ पर जमी थी, जैसे वो मुझे जांचते हुए मेरा दिमाग चेक कर रही हूं। बहू, रात कैसी गुजरी? एक औरत ने मायने खेज लहजे में बोला। मैंने खूनखार नजरों से उसकी तरफ देखा, चम्मच उठाया और प्लेट पर बजाना शुरू कर दिया। फिर एकदम ऊंची आवाज में हंसने लगी। ये चम्मच बातें करता है, सुनो सब लोग, ये कह रहा है माहीन उड़ सकती है। मेरी ऐसी बातें सुनकर हवेली की सब औरतों समेत हाजी मंजूर की बहन तक चौंक गई। ये क्या बकवास है? मैंने प्लेट मेज पर पटक दी, कुर्सी से उठी और कमरे के कोने में जाकर सर पकड़कर बैठ गई। मुझे जाना है, वो सब मुझे बुलाते होंगे। मैं ऊंची आवाज में बड़बड़ाने लगी। हाजी मंजूर जो करीब ही बैठा था वो गुस्से से उठ खड़ा हुआ और चिल्लाते हुए बोला, ये क्या ड्रामा है? मैंने मजीद ड्रामा करते हुए अपने बाल खोल दिए, अपनी चादर उतारकर जमीन पर फेंक दी और जोर जोर से सर पीटना शुरू कर दिया। मुझे छोड़ दो, मैं किसी की बीवी नहीं हूं, मुझे बांधना मत, वरना मैं मर जाऊंगी। हवेली में हर तरफ को आराम मच गया। क्या हाजी मंजूर की बीवी पागल है? हाजी मंजूर की बहन ने जल्दी से मेरी मां को बुलाया और अम्मा पर रोब डालते हुए बोली, ये तुम लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हमसे भारी रकम लेकर हमारे पल्ले अपनी पागल बेटी बांध दी। अगर हमें पहले ही बता दिया होता तो हम कभी भी तुम लोगों की बेटी को अपने घर की बहू ना बनाते। यह सुनकर अम्मा घबरा गईं और सफाई देते हुए बोली, नहीं, मेरी बेटी पागल नहीं है, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। कल तक तो ये बिल्कुल ठीक थी। अम्मा ने एक नजर मेरी तरफ देखा तो मैंने नजरें झुका ली। माँ भी मेरी चाल को समझ नहीं सकी। वो बोली, महरीन, ये क्या हरकतें कर रही हो? बस करो। उस वक्त मैं खुद को कमजोर नहीं पड़ने दे सकती थी, इसीलिए मैं बोली, माँ मैं उड़ जाऊंगी, देखो ना मेरे बाजू कितने बड़े हो गए हैं। मैंने हाथ हिलाना शुरू कर दिया, जैसे परिंदा उड़ रहा हो। पागलपन का यकीन दिलाने के लिए मैंने एक और वार किया। शाम को हाजी मंजूर मेरे कमरे में आया। इस बार उसके चेहरे पर नरमी नहीं बल्कि गुस्सा और वहशत थी, जिसे देखकर एक लम्हे के लिए तो मैं खौफजदा हो गई कि न जाने हाजी मंजूर अब क्या करेगा। मेरे दिल की धड़कन इस कदर तेज थी कि जैसे अभी पसलियां फाड़कर बाहर आ जाएगा। देखो, अगर तुम ड्रामा कर रही हो तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर ये ड्रामा है तो इस ड्रामे को बंद कर दो। मैं फिर से वही सुबह वाली हरकतें करने लगी तो हाजी मंजूर ने जोर से मेरा बाजू पकड़ा। मैं गला फाड़ कर चीखी और बिस्तर से नीचे गिर गई, जैसे मुझे कोई दौरा पड़ गया हो।
मैंने झटके खाने शुरू कर दिए। हाथ पांव मारने लगी। मुंह से झाग बनाने के लिए लबों को जोर जोर से काट लिया। या अल्लाह, ये तो सच में पागल है। हाजी मंजूर पीछे हट गया। हवेली के 7 लोग इकट्ठे हो गए। किसी ने दम दरूद का मशवरा दिया, किसी ने डॉक्टर को बुलाने की बात करी, मगर हाजी मंजूर की बहन ने जो कहा वो मेरी जीत थी। भाई, ये किसी काम की नहीं, इसे वापस भेज दो। वैसे भी तुम एक पागल लड़की के साथ कैसे रहोगे, और फिर ऊपर से ये तो हरकतें भी ऐसी करती है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसी लड़की इस हवेली की बहू हरगिज नहीं बन सकती। हाजी मंजूर जो पहले गुस्से से भरा हुआ था और खौफजदा भी था, आखिरकार उसने वो अल्फाज कह दिए जो मैं सुनना चाहती थी। मुझे ये शादी मंजूर नहीं, इसे ले जाओ यहां से। मां ने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा, मगर इस बार मैं रोई नहीं, क्योंकि मैं जीत गई थी। यह शायद मैं ये समझ रही थी, लेकिन यह भूल गई थी कि तकदीर अभी मुझसे खेलने वाली थी। अगर मैंने पागल बनने का नाटक ना किया होता तो शायद आज मैं हाजी मंजूर की बीवी होती, मगर मैं भूल गई थी कि ये दुनिया तो पागलों को भी नहीं बख्शती। मुझे हाजी मंजूर की हवेली से निकाल दिया गया, लेकिन मैंने जो खेल शुरू किया था उसके भयानक नताइज अभी बाकी थे। जब मैं घर लौटी तो मां के चेहरे पर नफरत देखकर मैं समझ गई थी कि मेरा असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। वो मां जो कल तक मेरा सहारा थी, आज मुझे अपने लिए एक बोझ समझ रही थी। तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी महरीन, मां ने चीख कर कहा। घर में कोई भी मुझसे सीधे मुंह बात करने को तैयार न था। हर कोई मुझ पर शक कर रहा था, मेरे हर अमल को अजीब नजरों से देख रहा था। लेकिन मैंने जो रास्ता चुना था उसमें वापसी की कोई गुंजाइश नहीं थी। मगर मैं नहीं जानती थी कि अंधेरों में चलते चलते एक दिन मैं खुद अंधेरा बन जाऊंगी। घर लौटने के बाद मेरे भाई मुझे नफरत भरी नजरों से देखने लगे, जैसे मैं कोई गुनाह करके आई हूं। ये क्या करके आई है? बड़े भाई की सख्त और जहर में डूबी हुई आवाज आई। ये लड़की हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। मां ने अपने बालों पे हाथ फेरकर अफसोस से कहा। तो क्या करती मां मैं? हाजी मंजूर जैसे दरिंदे के साथ अपनी बाकी की जिंदगी कैसे गुजारती? वो इंसान की शक्ल में छुपा भेड़िया है, जब जिसे चाहो पैसों के अवज खरीद लिया। मां बोली, चुप कर जा महरीन, लोग पूछ रहे हैं कि तेरे साथ क्या हुआ है। तूने पागल बनकर ड्रामा क्यों किया? कोई तुझे कबूल नहीं करेगा। तुमने हमारी नाक कटवा दी। मेरा बड़ा भाई जो कभी मेरे लिए जान देता था, अब मुझसे बात करना तो दूर, मेरी शक्ल भी देखने को तैयार न था। वो फैसला कुन अंदाज में बोला, अब ये हमारे साथ नहीं रहेगी। अम्मा, इसे कहीं और भेज दो। कहाँ जाएगी? कौन रखेगा इस बदबख्त को? मां ने बेबसी से कहा। हमें नहीं मालूम, मगर ये अब इस घर में नहीं रहेगी, वरना कल को इसे सच में पागल खाने भेज देगा। मैं सब घर वालों के असल चेहरे देखकर बहुत हैरान थी। क्या ये है उनकी मोहब्बत? पहले उन्होंने मुझे पैसों के खातिर बेच दिया, और अब मेरा वजूद इस घर के लिए नाकाबिले कबूल है। मेरे अपने घर के दरवाजे मेरे लिए बंद हो रहे थे। मेरी चीजें एक अलग कमरे में डाल दी गई। मां ने मुझसे बात करना छोड़ दी। भाइयों ने मुझसे नजरें फेर ली। मैं जानती थी कि मेरे पास अब सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो मैं इस जिल्लत को कबूल कर लूं, या फिर मैं वो बन जाऊं जिससे सब डरते हैं, एक ऐसी पागल जिसकी दीवानगी सबके रोंगटे खड़े कर दे। मुझे घर वापस आए हुए काफी दिन गुजर चुके थे। घर वालों का रवैया मेरे साथ बेहतर होने के बजाय दिन ब दिन रूखा होता जा रहा था। हर कोई मुझसे बेजार था, और शायद मैं खुद भी अपने लिए बोझ बन गई थी। जिस घर में मेरा बचपन गुजरा था, अब उस घर में एक एक पल मेरा अजियत में गुजर रहा था। अपनों की बेरुखी मुझे अंदर ही अंदर मार रही थी। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि हाजी मंजूर के चुंगल से तो मैं बच निकली, मगर नहीं पता था कि मेरे अपने ही घर में एक भेड़िया छुपा बैठा है जो मौके के इंतजार में था। मेरा चचाजाद एक भाई था, मगर उसकी शख्सियत में हमेशा ही कुछ ऐब और खतरनाक सा था जो मुझे कभी भी सुकून महसूस नहीं होने देता था। वो हमारे ही मोहल्ले में रहता था, चंद गलियां छोड़कर। मेरे चचा का घर था। अदील अक्सर किसी न किसी बहाने हमारे घर आ जाया करता। उसकी मौजूदगी हमेशा मुझे खटकती थी, क्योंकि उसकी आंखें हमेशा मशकूक अंदाज में घूमती रहती। वो ज्यादा बात नहीं करता था, मगर जब भी करता उसके अल्फाज में अजीब सी काट होती। मैंने कई बार महसूस किया कि जैसे वो मुझे घूर रहा है, मगर हर बार मैंने ये सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूं। मैं जब भी घर के आंगन में या छत पर होती तो मुझे अक्सर ऐसा महसूस होता जैसे कोई छुपी हुई नजरें मुझे देख रही हूं, मगर मैं हमेशा ही अपना वहम समझती। जब मैं मोहल्ले से गुजरती, मुझे पीछे मुड़कर देखने पर अदील का साया नजर आता। वो किसी दीवार के साथ खड़ा होता या किसी चाय के खोखे में बैठा मेरी हरकत को खामोशी से देखता। अदील बज़ाहिर एक आम लड़के जैसा था, मगर उसकी आंखों में जो हवस थी वो किसी भी औरत को बेचैन कर सकती थी। वो ज्यादा बात नहीं करता था, मगर उसकी खामोशी में एक अजीब सा खतरा छुपा था, जिससे मैं बहुत देर पहले ही महसूस कर रही थी।
मगर ये बात मैंने किसी से न कही। जब मैं हाजी मंजूर के घर से अपनी माँ के घर वापस आई तो मुझे महसूस होने लगा कि जैसे अब अदील ज्यादा खुलकर मेरी तरफ मुतवज्जा हो रहा है। वो अब अक्सर हमारे घर में बगैर किसी वजह के आ जाता। कभी वो भाई के साथ बैठा होता, कभी माँ के किसी काम में हाथ बटाने आ जाता। एक दिन मैंने गली में चलते हुए महसूस किया जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने मुड़कर पीछे देखा तो अदील दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था। सिगरेट के धुएं के पीछे से मुस्कुराते हुए वो बोला, महरीन क्या हाल है? उसने पहली बार मेरे सामने यूं खुलकर बात की। मैं माथे पर बड़ डालते हुए बोली, ठीक हूं, मैंने मुख्तसर जवाब दिया और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी क्योंकि मुझे अदील की मौजूदगी से खौफ आता था। वो मेरा रास्ता रोकते हुए बोला, इतनी जल्दी क्या है? माना कि घर में तुम्हारे भाई होते हैं इसीलिए तुम मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती, मगर यहां तो कोई नहीं है तो तुम खुलकर मुझसे बात कर सकती हो। मैंने उसकी बातों का कोई जवाब न दिया, मगर मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया था क्योंकि अदील बहुत ज्यादा बेबाक हो चुका था। वो अब सरेआम मेरी ओर देखता था, जैसे उसे किसी चीज का इंतजार हो, जैसे उसे यकीन हो कि किसी दिन मैं खुद उसकी तरफ बढ़ूंगी। मैंने अपने भाइयों को इस बारे में बताने का सोचा, मगर मैं जानती थी कि वो पहले ही मेरे खिलाफ थे। मुझे देखना भी गवारा नहीं करते थे तो मेरी बातों पर कैसे यकीन कर लेते। अगर मैं उन्हें अदील के बारे में कुछ बताती भी तो मुझे यकीन है कि वो यही कहते कि ये पागल है, इसे हर चीज में मस्ता नजर आता है। ये वो जुमला था जो मुझे हर वक्त सुनने को मिलता था। अगर मैं अदील की शिकायत करती तो शायद मुझे मजीद ताने सुनने को मिलते। इसीलिए मैंने अदील की हरकतें जानने के बावजूद किसी को भी उसके बारे में ना बताया। मगर दिलो दिमाग में जो चल रहा था उसका मुझे अंदाजा हरगिज नहीं था। मैं बस यही जानती थी कि वो सिर्फ एक आम सा बदतमीज लड़का है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि वो एक मुकम्मल दरिंदा बन चुका है और वो मेरा शिकार करने के लिए मेरे ऊपर अपनी नजरें गाड़े हुए है। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, अदील चुपके से हमारे घर आया क्योंकि वो जानता था कि उस वक्त तक सब लोग सो जाते हैं और वो ये भी अच्छी तरह जानता था कि मेरे भाई मेरे वजूद से पहले ही बेजार हो चुके हैं और ये भी कि अगर कुछ हुआ भी तो इल्जाम मुझ पर ही आएगा। वो दबे पांव मेरे कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा बंद कर लेने से खतरा टल जाता है, मगर मैंने उस रात जाना कि कुछ खतरे दीवारों के आर पार भी आ जाते हैं। अदील का हमारे घर आना कोई नई बात नहीं थी, मगर पहले वो दिन के वक्त आया करता था जब सब जाग रहे होते थे। हाजी मंजूर के घर से लौटने के बाद मैंने महसूस किया कि अब वो ज्यादा बेतकल्लुफ हो गया है। वो माँ के पास बैठकर गपशप करता, भाइयों के साथ बाहर जाने के बहाने ढूंढता और हर मौके पर मुझे नजरअंदाज करने की एक्टिंग करता, जैसे मैं उसके लिए कोई अहमियत ही न रखती हूँ। मगर मैं जानती थी कि ये सब एक खेल था, एक ऐसा खेल जिसके पीछे कुछ खतरनाक छुपा था। माँ को कभी भी अदील की मौजूदगी में कोई खतरा महसूस नहीं हुआ था। वो अक्सर कहती कि अदील तो घर का बच्चा है, वो तो तुम लोगों से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखता है। मैं ये सुनकर अंदर ही अंदर काम जाती। मेरी आंखें वो देख रही थी जो बाकी सब नजरअंदाज कर रहे थे। अदील की नजरें जो कभी मेरी माँ के पीछे से मुझे घूरती थी, उसके हाथ जो कभी अचानक मेरे रास्ते में आ जाते जैसे गलती से मुझसे छू गए हों, उसके होंठ जो अक्सर कुछ कहने के लिए खुलते हैं मगर फिर एक पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ खामोश हो जाते। हर रात की तरह वो भी एक मामूली रात थी, या शायद मैंने यही समझा था। माँ और भाई सो चुके थे और मैं अपने कमरे में बंद अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। मेरे घर वापस आने के बाद मुझे सामान समेत घर की पिछली साइड पर मौजूद एक कमरे में रखा गया क्योंकि मैं अब अपने घर वालों पर बोझ थी। मैं अपने बिस्तर में दबी अपनी ही सोचों में गुम थी। बाहर मुकम्मल खामोशी थी, बस दूर किसी गली में कोई कुत्ता भौंक रहा था। मैंने आंखें बंद करके सोने की नाकाम कोशिश की, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने दरवाजे के बाहर आहट की हो। मैंने ध्यान न दिया, सोचा कि शायद कोई बिल्ली होगी या हवा का कोई झोंका, मगर फिर कुछ देर के बाद वही आहट मुझे दोबारा सुनाई दी। इस बार वाजे था कि वो किसी के कदमों की आहट है। रात के इस पहर आखिर कौन हो सकता है, मैंने दिल में सोचा। मेरे पूरे वजूद में एक सनसनी दौड़ गई। कुछ देर के बाद मेरे दरवाजे के हैंडल पर दबाव पड़ा तो मेरा दिल एकदम जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सांस रोकी, आंखें खोलकर छत को घूरने लगी। फिर एक और आहट हुई, जैसे कोई बहुत एहतियात से कदम जमा कर चल रहा हो। कौन है, मैंने धीरे से पुकारा, मगर कोई जवाब ना आया। कमरे की खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने साइड की एक झलक देखी, किसी का साया। दरवाजे के नीचे हल्की सी रोशनी में किसी के कदमों का अक्स दिखाई दे रहा था। वो साया देखकर मेरा पूरा जिस्म पसीने से भीग गया। मेरा दिल किसी अनजाने खौफ की वजह से घबरा रहा था। मैं दिल को मजबूत करते हुए उठकर धीरे धीरे कदम उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। दरवाजे के करीब जाकर
मैंने दरवाजे के साथ कान लगाकर सुनने की कोशिश की, मगर कोई आवाज नहीं आई। और फिर कुछ देर के बाद दरवाजे का हैंडल जोर से मुड़ा, जैसे कोई जबरदस्ती उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। घबराहट और खौफ के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे। कौन है? मैंने दोबारा धीरे से कहा, मगर आगे से कोई जवाब ना आया। बाहर की खामोशी से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बाहर सांस रोक कर खड़ा हो। बाज़ औक़ात खामोशी तूफान से ज्यादा खतरनाक होती है, और ये मैंने उस वक्त जाना। मैंने दोबारा से अपना कान दरवाजे के साथ लगाया कि शायद कोई आवाज सुनाई दे, मगर जैसे कोई इंतजार कर रहा था कि मैं दरवाजा खोल दूं और उस खतरे को खुद अंदर आने की दावत दूं। कौन है? मेरी आवाज लरज रही थी। फिर अचानक दरवाजा जोर से हिला। मैं घबरा कर एकदम उछलकर पीछे हट गई। मेरा सांस अटकने लगा। मैंने जल्दी से कमरे में इधर उधर देखा कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं अपना दिफा कर सकूं, मगर कमरा खाली था। सिवाय मेरे बिस्तर और चंद कपड़ों के कमरे में कुछ ना था। दरवाजा इस बार जोर से हिला, जैसे किसी ने पूरी ताकत लगाकर उसे तोड़ने की कोशिश की हो, मगर दूसरी दफा भी वो कोशिश नाकाम रही। मैं खुद को आने वाले खतरे से निपटने के लिए तैयार कर रही थी। तीसरे धक्के पर दरवाजा एक झटके से खुल गया और मैंने जो देखा उसने मेरी रूह तक हिलाकर रख दी। चांद की मध्यम सी रोशनी में उसका चेहरा किसी दरिंदे की तरह नजर आ रहा था। आंखें खून की तरह सुर्ख और होंठों पर एक वहशियाना मुस्कुराहट। महरीन। उसने मेरे नाम को इतने अजीब लहजे में कहा कि मेरे जिस्म में सर्दी की एक लहर दौड़ गई। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने घबराते हुए पीछे हटने की कोशिश की। बस तुझे देखने आया था, तेरे पागलपन का राज जानना चाहता था। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। निकल जाओ मेरे कमरे से, मैंने चीख कर कहा, मगर मेरी आवाज दबी दबी से निकली। दरवाजे पर किसी ने नहीं सुना था। सारी दुनिया सो रही थी, मगर मेरे लिए एक भयानक और खौफनाक रात जाग रही थी। मैंने पीछे हटकर खिड़की की तरफ देखा। शायद मैं वहां से चीख कर किसी को जगा सकती थी, शायद कोई मेरी मदद के लिए आ जाता, मगर अदील ने मेरे इरादे को भांप लिया। अगर तूने एक भी आवाज निकाली तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि तेरे साथ क्या हुआ। उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। मेरे हाथ कँपाने लगे, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मैं जानती थी कि अगर मैंने आज भी कुछ न किया तो मेरा वजूद खत्म हो जाएगा, और फिर मैंने वो सब कर डाला जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मेरी आंखों में खौफ तैरने लगा। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर कमर दीवार से जा लगी। अदील अब मेरे सामने खड़ा था, एक साया, एक खौफनाक रात के अंधेरे में, मजीद भयानक और वहशतज़दा लग रहा था। कोई सुन लेगा। मैंने आखिरी उम्मीद के साथ सरगोशी की। सब सो रहे हैं, अगर जाग भी गए तो क्या होगा। अदील की आवाज में एक अजीब सी दिल दहला देने वाली बेचैनी थी। मैंने चीखने के लिए मुंह खोला, मगर एक मजबूत हाथ ने मेरे लबों को कफल लगा दिया। आंखें खौफ से फैल गई, जिस्म कांपने लगा और रूह जैसे बदन से अलग होने को थी। कहते हैं कि औरत की सबसे बड़ी ताकत उसकी आवाज होती है, मगर उस रात मेरी आवाज, मेरा वजूद, सब बेमानी हो गए थे। मेरे जिस्म का हर अंग एहतजाज कर रहा था, मगर मेरा कोई गवाह नहीं था। कमरे में चांदनी की मध्यम रोशनी पड़ रही थी, मगर इस रोशनी में भी अंधेरा था। मेरी रूह चीख रही थी, मगर आवाजें इस चार दीवारी में दम तोड़ रही थी। बस कर दो। मेरी मध्यम सरगोशी भी शायद अदील के लिए हवा में तहरील होने वाली किसी मामूली अल्फाज से ज्यादा न थी। वक्त रुक चुका था, हवा रुकी हुई थी, मगर मेरे अंदर तूफान बरपा था। मेरी आंखें खुली थी, मगर उनमें कोई रोशनी नहीं थी। मैं छत को देख रही थी, मगर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मेरे कान साएं साएं कर रहे थे, जैसे पूरा जहां खामोश हो गया हो। अदील दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरी इज्जत तार तार करने के बाद वो बहुत मुतमईन और पुरसुकून था। उसने मुड़कर आखिरी बार मेरी तरफ देखा और तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, अब तुम वाकई पागल लग रही हो। दरवाजा खुला और फिर बंद हो गया, मगर मेरे लिए सब दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। अदील जा चुका था, मगर मेरे अंदर तूफान छोड़ गया था। मैं जमीन पर बेहिस हरकत पड़ी रही, आंखें छत पर जमी हुई, सांस मध्यम, दिल की धड़कनें बेतरतीब। सब कुछ खत्म हो चुका था। कमरे में अंधेरा था, मगर मेरे अंदर उससे कहीं ज्यादा घुप अंधेरा छा चुका था। मैं चीखना चाहती थी, मगर मेरा गला खुश्क हो चुका था। मैं चाहती थी कि चीख चीख कर सबको बताऊं कि अदील ने मेरे साथ क्या किया। मैं भागना चाहती थी, मगर मेरे पांव सुन हो चुके थे। मैं अपने बालों को नोचने लगी। अदील की वहशियाना हंसी, उसकी आंखों में बसी दरिंदगी, उसकी खाल पर कुंदा छोड़ चुकी थी। रात बीत चुकी थी, मगर मेरे लिए वक्त वहीं रुक गया था। कायनात की हर चीज जैसे अपनी जगह पर साकत हो गई थी।
मैंने किसी तरह खुद को घसीट कर आईने के सामने ला खड़ा किया। सामने खड़ी उस लड़की को मैं नहीं पहचान पाई। मैं उस महरीन को ढूंढने लगी जो हमेशा अपने ख्वाबों के रंगों में बस कर जीती थी। वो महरीन कहाँ थी जो अपनी माँ की पसंद के खिलाफ जाने का हौसला रखती थी? वो महरीन अब मर चुकी थी। आज मेरे अंदर कुछ टूट गया था, कुछ ऐसा जिसे शायद अब कभी भी जोड़ा नहीं जा सकता था। मैं निढाल कदमों से माँ के पास पहुंची, इस उम्मीद पे कि शायद माँ मुझे गले लगा ले, मेरे जख्मों पर मरहम रखे, मेरे दर्द को बांट ले। माँ, मेरी आवाज़ कांप रही थी। माँ ने बेजारी से मेरी तरफ देखा। क्या है, सुबह सुबह कैसा हुलिया बना रखा है? मेरी आंखों में आंसू भर आए। वो अदील ने मेरे साथ। माँ गुस्से से बोली, बस कर दे महरीन, तुझे हर किसी पर इल्जाम लगाने की आदत हो गई है। पहले हाजी मंजूर, अब अदील। ये तेरी वजह से हम पहले ही बदनाम हो चुके हैं। अब और ड्रामे मत कर। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मगर माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, मैंने रोते हुए कहा। मगर माँ ने मेरी तरफ गुस्से से देखा और बोली, अगर तूने ये बात किसी और को बोली तो मैं तुझे खुद अपने हाथों से मार डालूंगी। पहले ही तेरे पागलपन की वजह से लोग बातें बना रहे हैं। मेरी आंखों में अंधेरा छा गया। तो ये था मेरी जिंदगी का फैसला। जब मैंने सब कुछ भाइयों को बताने की कोशिश की तो जवाब में मुझे तमाचे मिले। बेगैरत लड़की, बड़ा भाई धाड़ा, तू खुद घर में बैठकर तमाशे लगाती है और अब इल्जाम अदील पर डाल रही है। शर्म कर, ऐसी बहन का होना मेरी गैरत पर धब्बा है। दूसरे भाई ने कहा। मेरे कानों में वही अल्फाज गूंजने लगे, शर्म कर, हमारी इज्जत खाक में मिला दी। मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सी संजीदगी थी। मुझे मालूम हो चुका था कि मेरी चीखें दीवारों में कैद हो चुकी हैं। अब कोई नहीं आएगा मुझे बचाने। अगर सबको लगता है कि मैं पागल हूं तो ठीक है, मैं उन्हें पागल बनकर दिखाऊंगी। मैंने वो सब करने का फैसला कर लिया जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो रात आम रातों जैसी नहीं थी। चांदनी मध्यम थी। हवा में एक अजीब सी बोझल खामोशी थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी, मगर मेरी आंखों में वो चमक थी जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। अगर सबको लगता है कि मैं पागल हूं तो ठीक है, अब मैं उन्हें पागल बनकर दिखाऊंगी। ये कहते ही मैं उठ बैठी। अदील अपने कमरे में गहरी नींद में था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके चेहरे पर झुका हो और सांस ले रहा हो, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। तुमने मुझे बर्बाद किया, अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अदील ने घबराकर आंखें खोली, मगर सामने कुछ नहीं था। वो खौफजदा होकर उठ बैठा। कमरे में नजरें दौड़ाई। दरवाजा बंद था, खिड़कियां भी बंद थी, मगर एक अजीब सी सरगोशी अब भी सुनाई दे रही थी। अदील, तुम्हें लगता था कि मैं हार गई, तुम्हें लगता था कि मैं मर गई। अदील के माथे पर पसीना आ गया। उसने इर्द गिर्द देखा, मगर वहां कोई नहीं था। आवाज मुसलसल आ रही थी, जैसे कोई साया उसके गिर्द मंडला रहा हो। फिर अचानक अदील ने अपना सर उठाया और देखा, उसकी चीख निकल गई, मगर वो कुछ नहीं जानता था। अदील की आंखों में वहशत थी और उसके होठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट। तुमने मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद की, अब मैं तुम्हारी रूह बर्बाद करूंगी। अदील खौफजदा हो गया। वो दीवार से जा लगा। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो चीखना चाहता था, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। अगली सुबह जब घर के अफराद जागे तो अदील अपने कमरे में नहीं था। मां ने दरवाजा खोला, मगर अंदर जो मंजर था उसने उनकी चीखें निकाल दी। अदील कमरे के कोने में बैठा दीवार की तरफ मुंह किए लरज रहा था। उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा पीला, और वो मुसलसल ऐसी बात बड़बड़ा रहा था। वो आई थी, वो मेरे सामने थी, वो मुझे लेने आई थी। कौन आया था? भाई ने उसे झिंझोड़ा। अदील की नजरें दीवार से हटी, मगर वो मेरी तरफ देखते ही कांप उठा। ये महरी नहीं है, ये कोई और है। ये मर चुकी है, ये मर चुकी है। मां ने मेरी तरफ देखा। मैं खामोश खड़ी थी, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। क्या हुआ, क्या तुमने कुछ किया है? मां ने गुस्से से पूछा। मैं आगे बढ़ी, मां के कान में सरगोशी की। मां, मैंने कुछ नहीं किया, मगर अब मैं जो करने जा रही हूं वो सबके होश उड़ा देगा। फिर मैं जोरदार कहकहा लगाकर कमरे से बाहर निकल गई। मैं घर के सहन में खड़ी थी। मैंने आसमान की तरफ देखा, आंखें बंद की और फिर एकदम बोली, अब सब खत्म होने वाला है। अगले ही लम्हे घर में एक ऐसी चीख गूंजी जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। मैं पुरसुकून थी, क्योंकि अदील की किए की सजा उसे मिल चुकी थी। उसने अपने हाथों से ही खुद को खत्म कर लिया था, जिसने मेरी बेगुनाही साबित कर दी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई
और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।